एक बार फिर से स्वागत है नरलावती एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग कंप्यूटर सेक्शन के 2 चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं। कंप्यूटर के इस सेक्शन में आज हम 3rd चैप्टर दैट इज़ स्टोरेज डिवाइस डिस्कशन करने वाले हैं। आरआरबी जेईई से रिलेटेड जितने भी पोर्शन हैं उसको टॉपिक वाइज यहीं पे प्रॉपर डिस्कशन के साथ समझाया जाएगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस पे आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर दैट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर करने वाला। किसको स्टोर करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को। और स्टोरेज डिवाइस इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पीस होता है स्टोरेज डिवाइस, यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डाटा, जहाँ इसका उपयोग डिजिटल डाटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है और स्टोर करने के लिए किया जाता है। इट्स अलाउ यूजर टू सेव, यह यूजर्स को अलाउ करता है उस डेटा को सेव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियोस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल है। अब देखते हैं मेमोरी रोल। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी का क्या रोल होता है? तो मेमोरी इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब मेमोरी एक बेसिक कंपोनेंट है, सर्विंग एज इट्स इंटरनल स्टोरेज एरिया। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी के लिए एक अलग से इंटरनल स्टोरेज होता है, जो प्रॉपर होता है मेमोरी के लिए इंटरनल स्टोरेज, जहाँ इनपुट डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है। किस लिए? सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेमोरी को सेल्स में डिवाइड करते हैं। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स कॉल्ड लोकेशन। जो सेल्स होते हैं, जो जब हम मेमोरी को सेल में डिवाइड कर दिए तो हर सेल एक लोकेशन बताएगा, हर सेल उसका एक लोकेशन कहलाएगा और हर लोकेशन का एक अपना एड्रेस होगा, जिसको कहेंगे यूनिक एड्रेस। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन बाइनरी कोड दैट इज 0 and 1। हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी कोड में स्टोर करते हैं। इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल या फिर कोई भी सिंबल्स हो गए, उनको कंप्यूटर सिस्टम में कैसे बाइनरी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जहाँ 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को, 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। स्टोरिंग डाटा इज कॉल्ड राइटिंग। जो डाटा पहले से स्टोर्ड है हमारे मेमोरी सिस्टम में, जो डाटा स्टोर है उसको क्या बोलते हैं? राइटिंग। और जो स्टोर्ड डाटा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी मेमोरी सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए राइटिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे राइटिंग, और उसमें पड़े डेटा को रिसीव करने के लिए, जितने भी डेटा हैं उनको रिसीव करने के लिए, यूज करने के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे दैट इज रीडिंग। मतलब जब हम मेमोरी में या फिर स्टोरेज डिवाइस में कोई डाटा फीड कर रहे हैं, कोई डाटा दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे राइटिंग, और उस प्रोसेस को बोलेंगे राइटिंग। और उस स्टोरेज डिवाइस में पड़े डेटा को प्राप्त करने के लिए, अगर हम उस डेटा को प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रीडिंग। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ बिट्स स्टोर्ड इन ईच लोकेशन इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो अमाउंट ऑफ बिट्स वर्ड लेंथ कहलाता है। अमाउंट्स ऑफ बिट्स वर्ड लेंथ कहलाता है। अब बिट्स क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, ये बाइनरी डिजिट का यूनिट होता है। बाइनरी डिजिट, जैसे बाइनरी डिजिट 0 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, इनको लिखने का एक यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। जैसे 0 है तो 0 को तुम 1 बिट लिख सकते हो। कोई एक डिजिट 1 बिट के बराबर होता है। अगर 1 भी है तो 1 बिट के बराबर होगा। सपोज करो कि हम कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड लेटर है ए, उसको हमें चेंज करना है बाइनरी के फॉर्म में। तो बाइनरी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 8 बाइनरी डिजिट आएंगे, जैसे 100 10, ऐसे करके 8 डिजिट आएंगे, 8 बाइनरी डिजिट आएंगे। मतलब इसमें 8 बाइनरी डिजिट मतलब 8 बिट हैं इसमें।
ये 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट, ऐसे करके 8 बीट हैं। यानी हम अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ए को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखें तो बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए हमें 8 बीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको याद रखिएगा, चाहे कोई भी वर्ड हो। अगर एक नॉर्मली 1 को लिखना, 1 डेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलना है तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे। 2 को अगर बाइनरी में बदलना है तो मान लो 0-1 लिखना हो तो 0-1, तो 0-1 2 के लिए 2 बाइनरी नंबर यूज किया गया, दैट इज 0 और 1। तो इसमें कितने बिट्स हो गए? 2 बिट्स। वैसे ही 3 हैं, 3 के लिए 001 भी लिख सकते हो, 1001 भी लिख सकते हो। तो उसमें कितने बिट्स हो गए? 3 बिट्स। कितने? 3 बिट्स। अभी चेंज करना बताएंगे। इसमें नॉर्मली ये समझ लो कि हम लेटर को बाइनरी में लिखते हैं तो उस बाइनरी का यूनिट्स क्या कहलाता है। तो बाइनरी का यूनिट्स बिट्स कहलाता है, बाइट भी कहलाता है, निम्बल भी कहलाता है। मतलब सिंपली बाइनरी डिजिट को आप बिट्स में भी लिख सकते हो, बाइट में भी लिख सकते हो, निबल में भी लिख सकते हो। जैसे हमें 1 केजी चीनी खरीदना है, मतलब कोई चीनी खरीदना है, तो चीनी को हम किस में मेजर करेंगे? केजी में। मतलब इसका एक मात्रक हो गया, इस मटेरियल के लिए ये एक यूनिट हो गया। वैसे ही समझो कि बाइनरी नंबर 0 और 1 के लिए 0 और 1 को मेजर करने के लिए इसका यूनिट क्या हो गया? बीट हो गया, बाइट हो गया। ये सब इसके यूनिट्स हैं जिसमें इसको मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट। बीट जो होता है 0 या 1, मतलब जो भी बीट्स होते हैं ये बाइनरी नंबर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। इससे छोटा यूनिट कोई नहीं होता है। इसके बाद बड़े बड़े यूनिट होते हैं। उसके बाद बाइट कहलाएंगे, निबल कहलाएंगे, किलो बाइट कहलाएंगे, मेगा बाइट कहलाएंगे। तो आप इसको याद रखिएगा, बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ए बाइट इज यूनिट ऑफ डेटा। ए बाइट इज अ यूनिट ऑफ डेटा। 8 बिट्स इन EBCDIC और 7 बिट्स इन ASCII। मतलब ये दरअसल किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को कंप्यूटर या बाइनरी फॉर्म में हम जब चेंज करते हैं तो हमें वहाँ पे कोडिंग करना पड़ता है। तो कोडिंग 2 टाइप्स से किया जाता है। एक EBCDIC मतलब कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। एक EBCDIC कोडिंग सिस्टम, एक ASCII कोडिंग सिस्टम। तो EBCDIC कोडिंग सिस्टम में हम किसी भी कैरेक्टर को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो उसमें 8 बिट का यूज किया जाता है। अगर उस 8 बिट को यूज करेंगे तो मतलब दैट इज 1 बाइट कहलाएगा। अगर किसी लेटर या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को हम किसी भी कंप्यूटर या बाइनरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे 7 बिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिस्टम में 7 बिट्स 1 बाइट के बराबर कहलाएगा। यही मतलब है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए ASCII क्या कहलाता है। ASCII का फुल नेम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये नॉर्मली हम जितने भी जेनेरिक कंप्यूटर यूज करते हैं, PC, लैपटॉप्स, ये इन सारे कंप्यूटर्स में इस कोड के माध्यम से कैरेक्टर को बाइनरी में चेंज किया जाता है। जबकि EBCDIC कोडिंग सिस्टम जो होता है ये IBM कंप्यूटर्स में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनमें कैरेक्टर को बाइनरी में चेंज किया जाता है। ये IBM के लिए होता है, ये नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए होता है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी देख लेते हैं। मेमोरी दरअसल 2 टाइप्स के होते हैं। एक ये मेन मेमोरी, दूसरा ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी को हम 3 टाइप्स में बांटते हैं, जैसे परमानेंट मेमोरी जिसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। वो क्या कहलाता है? रोम हो गया, पी रोम हो गया, ई रोम हो गया, ई रोम हो गया। सेकंड हो गया वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी दैट इज रोम, रैम, RAM। इसको चेंज कर लीजिएगा। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आ गया? एक रोम हो गया, एक रैम हो गया, थर्ड कैश हो गया। जबकि ऑक्सिलरी मेमोरी में हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे बढ़ते हैं, लिख लो रैम, तीसरा थर्ड कैश। अब सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? इसमें ये हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और DVD। अब देख लेते हैं स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मतलब
स्टोर करने के लिए जितने भी यूनिट्स होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें बिट होते हैं, निबल होते हैं, बाइट होते हैं, किलोबाइट होते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। लेकिन कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, दैट इज बिट। 8 बिट मिल के 1 बाइट बनाते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। 1024 बाइट मिल के 1 किलोबाइट बनाते हैं। आप इसको एक बार याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी बोल सकते हैं। इट रिसाइड विद इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ लग के आता है, जो कंप्यूटर के साथ प्राइमरी मेमोरी रहता ही रहता है, ये इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें पड़े डेटा और इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट CPU एक्सेस करता है। मतलब CPU को कोई भी डेटा लेना पड़ता है या फिर किसी भी डेटा को एक्सेस करता है, वो कहाँ से एक्सेस करता है? प्राइमरी मेमोरी से ही एक्सेस करता है। अब देख लेते हैं रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, दैट इज नॉन वोलाटाइल परमानेंट मेमोरी वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड। रोम जो मेमोरी होता है, इसमें जितने भी डेटा पड़े रहते हैं उनको केवल रीड किया जा सकता है। दैट्स वाई वी कैन रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें पड़े डेटा को सिर्फ तुम रीड कर सकते हो, इसमें तुम डाटा डाल नहीं सकते हो, डाटा फीड नहीं कर सकते हो। इसको ध्यान से समझिएगा। नॉट अल्टर और डिलीटेड, इसमें पड़े डेटा को यहाँ तक कि तुम कोई मतलब बदलाव भी नहीं कर सकते और उसमें पड़े डेटा को तुम डिलीट भी नहीं कर सकते हो। इट स्टोर एसेंशियल प्रोग्राम लाइक BIOS, इसमें एक प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोम में पहले से एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड रहता है, दैट इज़ BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब BIOS का फंक्शन क्या होता है हमारे रोम में? तो BIOS का फंक्शन मेन होता है कि कंप्यूटर के मतलब रोम में पहले से लगा एक प्रोग्राम होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले यही एक्टिव होता है। जब भी हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑन होगा? सबसे पहले यही ऑन होगा, यही ऑन रहता है। या कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर, जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गए, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, मतलब इंटरनल हार्डवेयर प्लस एक्सटर्नल हार्डवेयर लाइक मदरबोर्ड से रिलेटेड सारे डिवाइसेस और आउटपुट मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस, CPU, UPS, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको सबसे पहले यही चेक करता है कि सही से वो सब वर्क कर रहे हैं कि नहीं। फिर कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लिनक्स हो गया, विंडो हो गया, चालू करने के लिए आदेश देता है। कौन आदेश देता है? BIOS। सबसे पहले तो सभी हार्डवेयर को चेक करता है कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करे। दैट इज मेन वर्क ऑफ BIOS। इसको याद रखिएगा, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो रोम में पहले से लग के प्रोग्रामर के द्वारा इंस्टॉल्ड किया जाता है एट अ टाइम, मैन्युफैक्चर के ही टाइम, विच आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट करता है, किसी भी सारे सिस्टम को सबसे पहले यही एग्जीक्यूट करता है। द रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन पावर ऑफ करने के बाद भी ये इंटैक्ट में ही रहता है। अब रोम 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया PROM, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी। PROM इज मतलब एक परमानेंट मेमोरी ही होता है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर। इसमें तुम एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब इसमें एक बार ही तुम इंस्ट्रक्शंस, डेटास तुम फीड कर सकते हो। उसके बाद ये जस्ट बिहेव्स लाइक अ स्टैंडर्ड रोम। एक बार डेटा फीड करने के बाद वो रोम की तरह कार्य करने लगता है। रोम की तरह मतलब उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ गया EPROM। अब जैसे हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए एक रोम बनाया गया, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही कन्फाइन है कि इसमें प्रोग्राम को तुम इरेज कर सकते हो। सिमिलर टू PROM बट कैन बी रीप्रोग्राम बाई इरेजिंग इट्स कंटेंट यूजिंग अल्ट्रावायलेट रे। इसमें अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से जो भी प्रोग्राम पड़े हुए हैं उनको तुम इरेज कर सकते हो। इसको मतलब इसमें डेटा को इरेज करने के लिए इसको कंप्यूटर से, सिस्टम से मेमोरी कार्ड को बाहर निकालना पड़ता है।
अब थर्ड आ गया कि तुम इरेज कर सकते हो, लेकिन कुछ अगर उसमें फीड करना हुआ, कोई इंस्ट्रक्शन डालना हुआ, डाटा डालना हुआ, तो फिर कौन सा रोम का इस्तेमाल करोगे? दैट इज EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सिमिलर रोम टू EP रोम बट कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली। इस रैम में तुम प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हो और दोबारा प्रोग्राम उसमें फीड भी कर सकते हो। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से। अब एक आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या कहलाता है? फर्मवेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसको याद रखिएगा, फर्मवेयर कंप्यूटर सिस्टम में कॉम्बिनेशन होता है किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जिसमें रोम भी आ जाएगा, पी रोम भी आ जाएगा, ई रोम आ जाएगा, सभी मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट इज फर्मवेयर, जिसमें डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं। मतलब पूरा डेटा, मतलब इंटरनली जितने भी उसमें कंप्यूटर में जितने भी कि मतलब इंटरनल डिवाइसेस लगे हुए हैं या फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस लगे हुए हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर उसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर कोई वर्किंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उन सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? फर्मवेयर। इसको याद रखिएगा, ये VVI है। अब उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या कहलाता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ बिटवीन CPU एंड द मेन मेमोरी। ये मीडिएटर है किसके किसके बीच के? मेन मेमोरी एंड CPU के बीच एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है। विच इज यूज टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। फ्रिक्वेंट यूज होने वाले डेटा को, फ्रिक्वेंट डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज होने वाले, वो अपने पास इसको स्टोर कर लेता है। जो भी फ्रिक्वेंट डेटा होते हैं, जैसे कोई डेटा ऐसा होता है जो बार बार यूज किया जाता है, तो कैश मेमोरी क्या करता है? उसको अपने पास रख लेता है, और जब भी यूजर्स को ज़रूरत पड़ता है वो तुरंत से उसको दे देता है। ये मेमोरी की इफिशियंसी बढ़ाता है, वर्किंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाता है कैश मेमोरी। इसको याद रखिएगा। कैश मेमोरी क्या करता है? कंप्यूटर में पड़े डेटा, फोल्डर, फाइल जो भी हैं, एप्लीकेशंस जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, वो अपने पास उसको रखता है, और जब भी CPU उसको इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश करता है अपने पास लेने के लिए, वो उसको दे देता है। ये मेन फंक्शन है, लिखा हुआ भी है। दिस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी के बीच ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। प्रोसेसर मीन्स दैट इज CPU। अब आ गया रैम। रैम क्या कहलाता है? रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी बोल सकते हो। वोलाटाइल क्यों है? क्योंकि पावर लॉस्ट होने के बाद इसमें पड़े डेटा, सभी डेटा होते हैं, उड़ जाते हैं, दैट इज लॉस्ट कर जाते हैं। डेटा इज लॉस्ट वेयर पावर इज ऑफ, अलाउ रैंडम एक्सेस डाटा। कंप्यूटर में पड़े रैंडम, मतलब किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर लेता है। रैम का क्या काम होता है? कंप्यूटर में पड़े रैंडमली कोई भी डेटा को आराम से एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस टू डाटा इनेबलिंग फास्ट रीड राइट ऑपरेशन। ये क्या करता है? इस रोम में, मतलब रैम में, तुम रीड भी कर सकते हो एंड राइट भी कर सकते हो। क्या कहलाता है रीड राइट? तुम इसमें किसी भी प्रकार का डेटा, इंस्ट्रक्शन फीड भी कर सकते हो, और इसमें पड़े इंस्ट्रक्शन या डेटा को तुम पढ़ भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो। अब देखते हैं रैम्स के टाइप। रैम्स का मतलब ये एक बार और देख लेते हैं। ये रैम जो होता है फास्ट मेमोरी होता है, कंप्यूटर को जल्दी काम करने में ये रैम मदद करता है। कंप्यूटर ऑफ होते हैं, इसमें पड़े डेटा सारा डिलीट हो जाता है। अब इसमें रैम के 2 टाइप्स होते हैं। एक हो गया डायनेमिक रैम, सेकेंडरी हो गया स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या करता है? डायनेमिक रैम का कार्य होता है विच इज रिक्वायर फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग एंड इज चीपर। मतलब इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। इस रैम में पड़े डेटा या फिर कोई भी तरह के बग इसमें घुस जाते हैं, तो इनको रिफ्रेश किया जाता है, और ये चीपर होता है। क्या होता है? चीपर होता है। स्पीड भी इसकी लो होती है, चीपर होता है, और ये मेमोरी की तरह यूज किया जाता है। इसको याद रखिएगा, मेन मेमोरी की तरह इसको यूज किया जाता है, डायनेमिक रैम को। स्टैटिक रैम देख लेते हैं। स्टैटिक रैम, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पीड इसकी हाई होती है, ये थोड़ा कॉस्टली होती है। ये इसको ज़्यादातर स्टैटिक रैम को हम कैश मेमोरी की तरह यूज करते हैं।
कैश मेमोरी, इसको याद रखिए, कैश मेमोरी की तरह इसको यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कैश और रैम में अंतर समझ गए होंगे, इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ गया होगा। मेन रैम क्या करता है, एक और यहाँ पे वर्किंग आता है रैम का, दैट इज मतलब कंप्यूटर किसी भी चीज़ को अगर कमांड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, तो सबसे पहले वो चाहे डेटा हार्ड डिस्क में हो या फिर वो डेटा मेन मेमोरी में हो, तो सबसे पहले उस डेटा को रैम में आना पड़ता है। सबसे पहले डेटा को रैम में आना पड़ता है, रैम में आने के बाद से वो सीपीयू में जाता है। लेकिन कैश मेमोरी क्या करता है, कैश मेमोरी किसी भी फ्रीक्वेंट यूज होने वाला डेटा, फाइल, फोल्डर, फॉर्मेट, किसी भी चीज़ को अपने पास रखता है, और जब भी यूजर अलाउ करता है तो तुरंत झट से उसको सेंड करता है। यही मेन डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी या बैकिंग स्टोरेज भी बोला जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब पावर लॉस होने के बाद में इसमें पड़े डेटा गायब नहीं होता। यूज फॉर लार्ज स्केल परमानेंट डाटा स्टोरेज एंड बैकअप, परमानेंट ये डेटा स्टोरेज का डिवाइस होता है। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अब प्राइमरी डिवाइस फॉर डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए प्राइमरी डिवाइस होता है विद इन द सीपीयू, जो सीपीयू के साथ रहता है। याद रखिएगा, इस सीपीयू में ये जगह बन के आता है, ये सीपीयू में लग के आता है हार्ड डिस्क। ये होता है हार्ड डिस्क विद इन द सीपीयू, सीपीयू के साथ ही ये हार्ड डिस्क आता है। ऑफर हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें ज़्यादातर मतलब वास्ट डेटा तुम स्टोर कर सकते हो। ये रिलायबल है एंड फास्ट डाटा ट्रांसफ़र, इससे तुम डेटा को ट्रांसफ़र फास्ट तरीके से कर सकते हो कंपेयर टू अदर डिस्क। कंटेन सील्ड रीड राइट हेड विद इन द मॉड्यूल, ये हार्ड डिस्क जो होता है एक मॉड्यूल में फिक्स रहता है। ये मॉड्यूल हो गया, प्लास्टिक कवर हो गया, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। ये मॉड्यूल के अंदर फिक्स रहता है। इस मॉड्यूल में ये रीड और राइट करने के लिए इसमें ड्राइव एक हेड पड़ा रहता है। इसी हेड के माध्यम से इस डेटा को रीड भी किया जाता है और ड्राइव भी किया जाता है। दैट इज, ये कहलाता है हार्ड डिस्क। याद रखिए, ये क्या है, हार्ड डिस्क है। अब देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क एन एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस अवेलेबल इन 8 इंच, 5.25 इंच, 3.5 इंच साइज में ये इतने होते हैं। इट्स इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक कवर, ये एक प्लास्टिक कवर में इनक्लोज रहते हैं, पैक रहते हैं फॉर प्रोटेक्शन डस्ट एंड स्क्रैचेस, मतलब उसमें स्क्रैच और धूल गर्दे से बचाने के लिए एक प्लास्टिक कवर में कवर रहते हैं। अ स्लॉट ऑन द कवर, इस कवर के बीच में एक स्लॉट बना रहता है। याद रखिएगा, इस कवर के बीच में एक स्लॉट है। इसी स्लॉट के माध्यम से हम इसमें पड़े डेटा को रीड करते हैं या फिर उसमें डेटा को राइट करते हैं। लिखा हुआ भी है, अ स्लॉट ऑन द कवर अलाउ रीड राइट हेड इन द डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव के माध्यम से इसमें डेटा, जितने भी डेटा रहते हैं उनको रीड या राइट किया जाता है। विच इज रिटेन इन सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक पे इस डेटा को रीड किया जाता है, सर्कुलर ट्रैक में किया जाता है। अब देखते हैं, ये अब मार्केट से गायब है, ये ज़्यादातर अब यूज नहीं होता है। मेन ये यूज होता है आपके सीपीयू में। अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क ही देखने को मिलेगा। मेन फंक्शन किसी भी तरह की एप्लीकेशन, फोल्डर, फाइल स्टोर करने के लिए ये यूज होता है हार्ड डिस्क। अब देखते हैं मैग्नेटिक टेप, इसको ऑडियो कैसेट भी बोला जाता है मैग्नेटिक टेप को। ये पहले बहुत तरह, मतलब पहले इसको ज़्यादातर हम लोग देखते थे, यूज करते थे इसका। एसेंशियल बैकिंग स्टोरेज मीडियम सिमिलर टू ऑडियो कैसेट, ये एक ऑडियो कैसेट की तरह होता है, दैट इज दिस वन। इट्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, ये पॉलिस्टर के बने होते हैं। टिपिकली 2400 to 36 फीट लॉन्ग। इसमें एक रील होता था जो पॉलिस्टर का बना होता था, जो साइज में 2400 फीट लॉन्ग होता था। इट ओन्ड ऑन अ रील, इट ऑफर वास्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें वास्ट डेटा को स्टोर किया जाता था कंपेयर टू पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स। पेपर टेप्स एंड पंच कार्ड की तुलना में सबसे ज़्यादा मतलब वास्ट डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता था। अलाउइंग डाटा टू रिटेन इरेज्ड एंड मॉडिफाइड मल्टीपल टाइम, इसमें जितने भी डेटा होते थे इसको तुम रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, इसमें पड़े डेटा को तुम इरेज भी कर सकते हो, वो भी मल्टीपल टाइम्स, बार बार यूज होने वाला ये भी अब मार्केट से गायब है, इसका यूज अब ज़्यादातर यूज नहीं होता है ये। फोर्थ आ गया CD रोम।
CD-ROM दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पड़े डेटा को तुम केवल रीड कर सकते हो, यानी रोम है एक प्रकार का CD, ये रोम है। इसमें किसी भी प्रकार को तुम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो। CD आर ऑप्टिकल डिस्क दैट स्टोर डेटा परमानेंटली, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। वंस डेटा इज रिटेन इट कैनॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड। यू नीड अ CD ड्राइव टू रीड देम। इसमें पड़े डेटा को रीड करने के लिए CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। ए CD राइटर टू पुट डेटा ऑन देम, और इसमें डेटा को फीड करने के लिए, डेटा को डालने के लिए एक CD राइटर की ज़रूरत पड़ती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रोम राइट वंस रीड मेमोरी। ये VVI है। कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसको रोम की तरह यूज किया जा सकता है, दैट इज CD-ROM। इसको शॉर्ट में WORM भी बोला जा सकता है, दैट इज राइट वंस रीड मेनी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ आ गया CD-ROW, दैट इज CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट। इसमें रीड भी किया जा सकता है, इसमें पड़े डेटा को तुम रीड भी कर सकते हो और इसमें डेटा फीड भी कर सकते हो, डेटा डाल भी सकते हो। देज आर ऑल्सो ऑप्टिकल डिस्क बट यू कैन इरेज एंड चेंज द डेटा ऑन देम। इस पर तुम डेटा इरेज भी कर सकते हो, डाटा फीड भी कर सकते हो। लेजर आर यूज टू चेंज द पिट्स ऑन द सरफेस। डेटा को इरेज करने के लिए नॉर्मली लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, अलाउइंग डाटा टू बी री रिटेन। यू नीड अ CD-ROW ड्राइव टू यूज देम डिस्क। मतलब इस डिस्क को रीड करने के लिए एक CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। ये है CD-ROW। अब नेक्स्ट है DVD दैट इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर उसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD आर लाइक CD-ROM, ये CD-ROM की तरह होते हैं, मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी इसमें तुम रीड ही कर सकते हो बट स्टोर मच मोर डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 4.7 GB। दे आर यूज टू स्टोर मूवीज अदर मल्टीपल फाइल्स। ये नॉर्मली वीडियोज मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर करने के लिए ये यूज किया जा सकता है। ये साइज़ में CD-ROM मतलब ये जो CD-ROM थे इससे थोड़ा बड़े थे, मतलब उसी की साइज़ के थे, थोड़ा उसमें ये उससे वास्ट थे मल्टीमीडिया फाइल्स। DVD कैन बी सिंगल और डबल साइडेड। ये DVD होते थे, ये सिंगल साइड भी डाटा स्टोर किया जा सकता था, मतलब इस फॉर्म में भी आते थे, या फिर उसमें डबल साइडेड भी डेटा को स्टोर किया जा सकता था। एंड ईच साइड कैन हैव 1 और 2 लेयर ऑफ फॉर डाटा, और हर साइड में एक लेयर या 2 लेयर में डेटा को स्टोर किया जा सकता था। वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, और मतलब अदर इंफॉर्मेशन को भी इसमें स्टोर किया जा सकता है। 7th आता है पेन ड्राइव। इसको USB ड्राइव भी बोला जा सकता है। दे आर स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये छोटा होता है, इसको तुम कहीं भी ले जा सकते हो। और शेप में एक की रिंग, मतलब एक चाबी की रिंग की तरह होता था। दे कैनोट टू कंप्यूटर, दे कनेक्ट टू अ कंप्यूटर यूजिंग USB पोर्ट। इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक प्लग की ज़रूरत पड़ती है। दे आर यूज टू इजली मूव एंड स्टोर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। सो थैंक यू। आपका ये स्टोरेज डिवाइस का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अप्रॉक्स 80 और PYQs हम डिस्कशन करेंगे जो वेरियस AJE एग्ज़ाम में आ रखा होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना कभी ना भूलें। अगर आप मतलब स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं और हर पॉइंट्स को नोट करते हैं, उसको रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो ही आपके पूरे कंप्यूटर प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है एग्ज़ाम को रीच आउट करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।